विषय विशेषज्ञों का इस वेबिनार में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्प आपने लिया, उस संकल्प को पूरा करने में जो रोड मैप बनाने की आवश्यकता अनुभव की, उसकी पूर्ति के लिए आपने वाइडर कंसल्टेशन के एक प्रोसेस को शुरू किया था। इस संकल्प की पूर्ति में 4 स्तंभ आइडेंटिफाई हुए थे नीति आयोग की मशवरे के साथ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा गुड गवर्नेंस, तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन, चौथा इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। पहले 3 वेबिनार्स हमने 7, 8 और 10 तारीख को संपन्न किए, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में मेहमानों ने, गेस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, अपने विचार विमर्श हुए और उनमें से बहुत उपयोगी और परिणाम मूलक सुझाव प्राप्त हुए। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज अर्थव्यवस्था और रोजगार पर अंतिम वेबिनार का आयोजन है और इस वेबिनार की श्रृंखला की समाप्ति के बाद इससे जितना भी सीख हमें मिली है उसे संकलित कर, उसे विकसित कर, हम उसी के माध्यम से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप को तैयार करेंगे। मैं आपकी अनुमति से सत्र के शुरुआत में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयंत सिन्हा साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना की नोट एड्रेस देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज के इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के वेबिनार में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, उनके मंत्रिमंडल के सब आदरणीय मंत्रीगण, आज उपस्थित नीति आयोग के मेंबर श्री रमेश चंद जी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह जी, डॉक्टर राजेश रजौरा जी और सब इस वेबिनार में जुड़े हुए देवियों और सज्जनों, आप सबको झारखंड से मेरा सआदर। आज आप लोगों ने जिस पे ये चर्चा की है कि मध्य प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है, लेकिन भारत के लिए भी ये चर्चा जो है महत्वपूर्ण है। और इस कारण मध्य प्रदेश भारत का नींव है, मध्य प्रदेश भारत का नींव है। अगर हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, मध्य प्रदेश को सुदृढ़ बनाएंगे, तो हम भारत को भी इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आज के समय अगर हम मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, ये देखने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है, तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि आज के समय मध्य प्रदेश बहुत ही, मैं कहूँगा, वेल पोजिशन्ड है आत्मनिर्भरता के लिए। और इसलिए क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है और मध्य प्रदेश में जो आज के समय संस्थाएं और कंपनीज खड़ी हुई हैं, उनके द्वारा, उनके माध्यम से मध्य प्रदेश, मैं समझता हूं, बड़ी सफलता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। पूरे देश भर में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और हम लोग झारखंड से देखकर बहुत हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि कैसे कुछ ही सालों में जहां सिंचाई का एक अभाव था, आज मध्य प्रदेश सिंचाई के अगर हम नजरिए से देखें तो देश में बहुत ही आगे है। झारखंड में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश से प्रेरणा लेते हैं और मध्य प्रदेश से हम सीखते हैं कि सिंचाई को और कृषि क्षेत्र को कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो और भी सब एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हो। इन सब में आज के समय मध्य प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ चुका है, बहुत ही आज के समय सफल है। तो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में मध्य प्रदेश में समझता हूं कि पोजीशनिंग आगे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है। साथ साथ, और मैं खुद, क्योंकि वित्त समिति सदन में जो समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूं, मैं जो फाइनेंशियल हेल्थ है हर राज्य का, उसको मैं बड़े गौर से मैं देखता हूं, ध्यान से मैं देखता हूं
और आज के समय मुझे कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश, हम अगर सब राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश लगभग टॉप पे है, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से जो फाइनेंशियल, जो आप लोगों के मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं, तो चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, टू स्टेट जीडीपी हो, चाहे आप लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, इन सब परफॉर्मेंस पैरामीटर देखें तो मध्य प्रदेश ने बहुत ही अच्छा किया है। और इसलिए आज के समय आत्मनिर्भरता के लिए आज मध्य प्रदेश जो है बहुत ही वेल पोजिशन है। और जब हम आत्मनिर्भरता इस धारणा पे अगर हम ध्यान दें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस धारणा के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम लोगों को बताया है, सिखाया है, तो वहां का मानना है कि निचोड़ में आत्मनिर्भरता का मतलब उसका अर्थ ये निकल के आता है कि हम अपने भाग्य को अपने आप बनाए, यानी अंग्रेजी में से कहेंगे वी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनी। और ऐसा ना हो कि हम किसी पे कोई ही निर्भर बन जाए, उससे कोई खतरा हो जाए। लेकिन अगर हमारे में सब साधन हो, हमारे राज्य में सब साधन हो, हमारे देश में सब साधन हो, तो हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और हम अपने भाग्य को खुद बनाएंगे। और अगर इस सब धारणा को थोड़ा हम और समझने की कोशिश करें और उससे धरातल पे उतारने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि तीन इसके खास जो गुण हैं, तीन इसके खास एट्रीब्यूट्स हैं, इससे हमें ध्यान देना। पहला जो है, जो मैं कहूँगा, वो कम्पेटिटिवनेस। क्योंकि अगर मैं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो अर्थव्यवस्था में चाहे हमारा क्षेत्र हो, चाहे हमारी कंपनीज हो, चाहे हमारी सरकार ही हो, इन सब जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको बिल्कुल हमें कम्पिटिटिव बनाना है। कम्पिटिटिव सिर्फ देश के नजरिए से नहीं, लेकिन पूरे विश्व के नजरिए में ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ये हम लोग बनाना है। हर क्षेत्र में ग्लोबली हम लोग कम्पिटिटिव बने, ये एक बहुत बड़ी, समझता हूँ, एक आत्मनिर्भरता की एक सोच है, जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। साथ साथ अगर हम कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस से ध्यान दे रहे हैं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बी वोकल फॉर लोकल, जिसमें हमारे कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल कम्पिटिटिव बने, उनका प्रोडक्शन एकदम टॉप क्वालिटी का हो और वो कहीं भी जाकर वो कम्पीट कर सके। ये वोकल फॉर लोकल जो है, इस पे हम लोगों को पूरी तरीके से ध्यान देना है। और इसमें स्टार्टअप्स भी जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आज के वर्तमान जो कंपनीज हैं वो ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें भविष्य की ओर जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी ध्यान देना है। और कई राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली, जिन्होंने स्टार्टअप्स पे, और कर्नाटक ने तो दिया ही है, स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया है। तो कंपेटिटिवनेस, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, इसे हम सिर्फ आज वर्तमान जो हालात हैं उस पर सिर्फ ना सोचें, लेकिन भविष्य में भी जो नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं उसमें भी हमारा ग्लोबल कंपेटिटिवनेस होना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता में कंपेटिटिवनेस जो है, मैं समझता हूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है, इसमें हम यहाँ अपना जो जंगल जमीन है, इसे हम लोग ठीक ठाक रखें, इसे हम भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें। तो सस्टेनेबिलिटी भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मनिर्भरता का। अंतिम जो मैं समझता हूँ इसका हिस्सा है, वो है रेजिलियंस। और हमें मालूम है कि कई झटके आते हैं, बड़े सारे शॉक आते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस का पैंडेमिक हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, बहुत सारे शॉक्स आते हैं, झटके आते हैं। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था इसके लिए रेजिलियंट हो, इन झटके, इन शॉक्स को अगर संभाल पाए, तब हम कह सकते हैं कि हम अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक झटके के कारण हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा जाती। तो इसलिए मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता यानी A&B, अगर हम आत्मनिर्भरता A&B को देखें तो A&B इक्वल्स CSR, कंपेटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो इस तरीके से मैंने इसका एक अर्थ निकाला है, A&B यानी CSR। और मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में जब आप सोचें, तो कंपेटिटिवनेस यानी कि आपके कंपनीज, आपके प्राइवेट सेक्टर के, आपके कृषि क्षेत्र के, आपके सरकार की सब संस्थाएं कंपेटिटिव हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रही है कि नहीं, और रेजिलियंस है कि नहीं। ये आत्मनिर्भरता A&B इक्वल्स CSR, ये मेरा एक इक्वेशन है आत्मनिर्भरता का। और आज के समय, और कल ही हम लोगों की इस पे लंबी चर्चा हुई,
देश में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो देश के लिए जो व्हाइट पेपर इसका बन रहा है उसमें इन लोगों ने जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो इनेबलर्स हैं, इसके बारे में इन लोगों ने काफी सोच विचार किया है। और अगर आप लोग भी अपनी आत्मनिर्भरता की व्हाइट पेपर या आप पॉलिसी बनाइएगा तो मैं सोचता हूं कि एक जो इनेबलर्स है उस पर आप लोगों को ध्यान देना, चाहे वो कैपिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब इनेबलर्स हैं, इन पे जरा आप ध्यान दीजिए। और फिर कौन से सेक्टर्स हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश जो है ग्लोबली कंपेटिटिव के लिए पूरी तरीके से प्रयास करे और ग्लोबली कंपेटिटिव बने, इस पे भी आप जरा ध्यान दें। और जहां तक मेरा सुझाव है, मैं तो कहूंगा कि आज के समय फूड प्रोसेसिंग में, कृषि क्षेत्र तो है ही, लेकिन फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में, टूरिज्म की इंडस्ट्री में, डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में, ये सब जो सेक्टर्स हैं, इनमें अगर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइएगा जो इन सेक्टर्स को खास प्रोत्साहन दे और भी सेक्टर्स पे ध्यान दे, तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा, जैसे देश के स्तर पे किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के स्तर पे भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा आप लोगों को आत्मनिर्भरता की नीतियां क्या होनी चाहिए ये उभर के अपने आप आ जाएंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि आज की जो वर्तमान इंडस्ट्रीज हैं इन पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन आगे भविष्य में क्या सेक्टर्स आ सकते हैं, स्टार्टअप्स कौन से अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज को खड़ा कर सकते हैं, इन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइएगा, आपको ये भी देखना चाहिए कि स्टार्टअप पॉलिसी आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें स्टार्टअप्स को क्या प्रोत्साहन मिल सकता है, जो मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और इसके लिए भी देश में तो स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत सारे ठोस कदम लिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आप लोग बहुत सारे ठोस कदम ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नीतियां बन सकती है। और विशेष रूप से, और शायद आप लोगों ने कुछ इसमें शुरुआत भी की होगी, लेकिन विशेष रूप से अगर कोई फंड हो या कोई संस्था हो जिसके द्वारा स्टार्टअप्स को विशेष ध्यान दिया जाए और उनके प्रोत्साहन के लिए उनको थोड़ा बहुत सीड फंडिंग वगैरह भी मिले, इस तरीके से अगर आप भविष्य की ओर देखें और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दें, तो मैं समझता हूं कि आपका एक अच्छा बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगा, जिसमें जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं इन पे भी ध्यान दिया जाएगा और जो फ्यूचरिस्टिक आगे के सेक्टर्स हैं इनको भी ध्यान दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता, बहुत सारे इसमें काम किए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, यहाँ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक अच्छा स्टार्टअप पॉलिसी अगर आप लोग तैयार करें तो मैं समझता हूं इससे आप लोगों को बहुत सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपना मार्गदर्शन का संबोधन हमको दें, ताकि आज दिन भर की डेलिब्रेशंस की क्या दिशा हो वो तय हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय सांसद, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में कर निर्धारण के लिए नए फॉर्म सरल को लागू करने में जिनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है और जिसके बदौलत आम आदमी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद आसान हो गया है, ऐसे मेरे मित्र आदरणीय जयंत सिन्हा जी आज नीति आयोग के हमारे सदस्य, जो प्रख्यात एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के विद्वानों में से एक हैं और मध्य प्रदेश को पहले भी इसी के क्षेत्र में उनसे काफी मार्गदर्शन मिलता रहा है, आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, पूरे देश से और दुनिया से भी आज इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी विषय विशेषज्ञगण, उपस्थित सभी मित्रों, मैं आज प्रसन्न हूं क्योंकि वेबिनार का ये चौथा सत्र है। लगातार पहले 3 दिन पहले भौतिक अधोसंरचना पर, फिर सुशासन पर और उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमने व्यापक चर्चा की और मुझे खुशी है कि जितने विषय विशेषज्ञ जुड़े
उन्होंने विषय की गहराई में उतरकर अनेकों बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और आज का विषय है अर्थव्यवस्था और रोजगार। पहले जितनी चीजों पर हमने विचार किया है उनके लिए चाहिए अर्थ। पैसे के बिना काम चल नहीं सकता। वैसे भी भारतीय जो सोच है हमारा, उसके दृष्टि से अगर विचार करें तो मनुष्य क्या चाहता है? दो चीजें हर एक मनुष्य के मन में होती है कि वो सुखी जीवन चाहते हैं और सुखी कैसे रहें। एक सुखी जीवन चाहते हैं और कोई कभी मरना नहीं चाहता। अब मरना तो पूरी तरह से हाथ में नहीं है क्योंकि 100 साल के बाद तो जाना ही पड़ता है। दुनिया में जितने भी विचार प्रारंभ हुए वो इसी से प्रारंभ हुए कि मनुष्य सुखी कैसे हो। पश्चिम से अलग भारत की अवधारणा है कि मनुष्य को सुखी करना है। ये बात सही है कि उसकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, अपने कहा गया भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, और इसके लिए रोजगार भी चाहिए क्योंकि बिना रोजगार के इनका इंतजाम हो नहीं सकता। हमारे यहां कहा गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए लेकिन मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। अब इसके विस्तार में नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ उसके लिए बनाए। लेकिन आज विशेषकर मैं अर्थ की चर्चा करना चाहता हूं। काम पुरुषार्थ का मतलब है जो विविध कामनाएं और आवश्यकताएं मनुष्य की होती है उनकी पूर्ति होना, और उनकी पूर्ति करने के लिए अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है। और इसलिए शायद महाभारत में भीष्म पितामह जैसे विद्वान और महावीर ने ये कहा, पुरुष अर्थ का दास है। अगर संक्षेप में कहूं तो ये कि देश हो, दुनिया हो, प्रदेश हो, बिना अर्थ के काम चल नहीं सकता। और आज का जो चिंतन है, सोच है हमारा, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुशासन हो, उसके लिए धन कैसे जुटाएं, अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो। मानी जैन जी ने आज बड़ी उपयोगी बातें हमारे सामने रखी। मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों भी प्रयास किया। हम तो बीमारू राज्यों में थे, लेकिन बीमारू राज्य से सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करते हुए, कृषि के क्षेत्र में विकास करते हुए हमारी चिंता है पूरे मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा। हमने पहले भी प्रयास किया है कि इंडस्ट्री आए, उद्योग आए। उसके लिए हमारी औद्योगिक नीति जो है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको भी हमने बहुत प्रोग्रेसिव बनाया। और मुझे खुशी है कि कई बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, छोटे छोटे उद्योग भी तेजी से आए। हम उस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमने काफी काम किया है। हमारी ग्रोथ रेट आश्चर्यजनक रूप से कई वर्षों तक 20 के आसपास रही। सिंचाई के साधनों का हमने विस्तार किया और 42 लाख हेक्टेयर जमीन लगभग सिंचित कर दी मध्य प्रदेश में। बम्पर उत्पादन हमारा। लेकिन अब हमारे सामने समस्या, उसके दाम ठीक मिले किसान। एक प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, कल ही उन्होंने कल परसों एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर भारत के उनके संकल्प के तहत उसको लॉन्च किया है। अब खेती में हमको इंफ्रा भी चाहिए और वैल्यू एडिशन भी चाहिए ताकि किसान को दाम मिले।
और हमारा जो कच्चा माल है उसके आधार पर हम कई चीजें फूड प्रोसेसिंग की बात जैसे जयंत जी कह रहे थे उस दिशा में हम आगे बढ़ के भी रोजगार लाए। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ही उद्योग आए, स्टार्टअप हम शुरू कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। वेंचर कैपिटल फंड अपने पहले भी बनाया है। स्टार्टअप की हमारी अपनी नीति है, उसमें सुधार की जरूरत है, मैं महसूस कर रहा हूं। उसके बारे में भी विचार करके फैसला करेंगे। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का पहिया जरा भी रुक जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। अर्थव्यवस्था रोजगार दोनों ऐसे विषय हैं जो विकास और प्रगति की गाड़ी में ईंधन का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में लगभग 27,000 करोड़ का नुकसान तो हमको हो गया। रेवेन्यू हमारा आना था वो 3-4 महीने में ही हम इतना पिछड़ गए। लेकिन हम अब ये सोच के बैठे नहीं रह सकते कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो काम बंद नहीं किया जाता है। सरकार का काम ये कि पैसा नहीं है तो पैसे का इंतजाम करे। मैं मानता हूं कि आज जब हम विचार करेंगे तो पहली चीज हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका कैसे सुरक्षित रहे। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए तक का लोन। 10,000 रुपए उनके लिए काफी बड़े, उनका काम धंधा चलाने के लिए। तो जितने विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि इसको केंद्र में रखें कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनके हाथ में कुछ नगद रहे खर्च करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। नए रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हो, अब वो औद्योगिकरण के जरिए भी, लेकिन दूसरे भी कोरोना काल में जैसे मनरेगा का हमने बहुत बेहतर उपयोग किया प्रधानमंत्री जी की कृपा से। और क्या क्या साधन हो सकते हैं। और इसके लिए मैं तो ये मानता हूं कि जरूरत पड़े तो हमको आउट ऑफ बजट भी बोरिंग करनी चाहिए। उधार लेके अगर हम जरूरी चीजों में खर्चा करते हैं तो वो बुरा नहीं है। उसका इंतजाम कहां कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी कैसे उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई की भी चिंता की है। इस समय एमएसएमई को भी पैसा चाहिए, उद्योगों को भी पैसा चाहिए। उसमें विचार के केंद्र ये होना चाहिए कि कारोबारियों को, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे अन्य सेक्टर के हो, उनके पास पूंजी की उपलब्धता चाहिए। वित्तीय सेक्टर की समस्याओं को हम हल कैसे करें। अलग अलग देशों ने इस दिशा में कई प्रयास किए। मध्य प्रदेश भी संजीदा है, इसलिए हम असंभव को उपाय करें जिससे हम पूंजी की उपलब्धता हम बढ़ा पाए। सबके लिए पढ़ाई और सबके लिए कमाई। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें एक बहुत अच्छी चीज है वोकेशनल एजुकेशन 6वीं क्लास से। हमारे बच्चे केवल ये सोच नहीं होना चाहिए कि राजा बाबू है तो कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। कल भी मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा काम स्कूल में कर लें तो मीडिया में हल्ला मच जाता है कि बच्चों से काम करवा लिया। उनको काम करना सीखना चाहिए। तो शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जो रोजगार के साथ जुड़ी हो, उसका रोड मैप हमको तैयार करनी पड़ेगा। अभी जब हमारे प्रवासी श्रमिक लौट के आए, हमारे सामने समस्या थी। उनमें से केवल श्रमिक नहीं थे, कई स्किल थे, उनके हाथों में कौशल था। कोई फैक्ट्री में काम करता था,
कोई कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ कोई काम करता था, कोई बिल्डर के यहाँ काम करता था, और हमने जब उनकी स्किल मैपिंग की तो हमने रोजगार सेतु पोर्टल बनाया। स्किल मैपिंग में 7,30,000 ऐसे श्रमिक थे जिनको कोई ना कोई काम आता है। हमने नियोक्ता ढूंढे कि किनके यहाँ इनको काम मिल सकता है। बताने खुशी 31,700 से अधिक नियोक्ता जुड़े, और इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अभी 38,900 से अधिक श्रमिकों को स्थायी रोजगार मिल गया है। हम इस प्रयास को लगातार जारी रखेंगे और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी युवाओं के लिए एकीकृत जॉब पोर्टल प्रारंभ करने पर विचार हम कर सकते हैं। रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, कहां मिल सकते हैं, एक पोर्टल में वो आ जाए, लेकिन हमारे युवा भी रोजगार देने वाले बन जाए, केवल नौकरी मांगने वाले नहीं। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की बहुत सीमा है। मध्य प्रदेश के मैं आकलन कराता हूं, 60,000 करोड़ रुपया सैलरी बांटते हैं। अब इस साल तो बजट हमारा कम हो गया है थोड़ा कोरोना के कारण, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए के बजट में से 60,000 करोड़ रुपया केवल सैलरी है। बाकी कामों के लिए फिर पैसा बचाना और उसकी व्यवस्था करना, और ये सरकारी नौकरियों की सीमा है। जितनी जरूरत है वो जरूर देंगे, लेकिन नौजवानों को कैसे हम प्रेरित करें कि वो खुद अपना छोटा काम शुरू करके छोटा बड़ा खुद वो रोजगार देने वाले बन जाए। इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टअप से लेके एमएसएमई तक हमारा जो टैलेंट है वो हताश ना हो, निराश ना हो, उसको प्रेरित करना, पूंजी की व्यवस्था कराना। हमने पिछले टर्म में एक योजना शुरू की थी, युवा उद्यमी योजना। उसमें कोई इंडस्ट्री अगर लगाता था नौजवान, उसकी गारंटी सरकार लेती थी और उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जैसा प्रोजेक्ट हो 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी सरकार लेती थी, और उसमें सब्सिडी भी थी। हम अपनी तरफ से भी पैसा उसमें 15% तक सब्सिडी देने का काम करते थे। उसमें नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ी ताकत है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल को वोकल बनाओ, इसलिए मुझे लगता है इस कोरोना काल में हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार प्रदान करने से लेकर मास्क बनाने तक, सैनिटाइजर बनाने से लेकर पीपीई किट बनाने तक, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने तक। मध्य प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण आहार बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे। एक ग्रुप को जानता हूं जिसने मुर्गी पालन का काम शुरू किया ग्रुप, और उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का संघ बना। उसका साल भर का टर्नओवर 300 करोड़ था। कोरोना में उनको नुकसान हो गया, ये अलग बात। तो महिलाएं चमत्कार कर सकती है, और इसलिए कैसे हम इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करें, इनके हाथों में कौशल आए, इनको पैसे की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में देखिए 4% तो उनको लोन हम देंगे, और क्या किया जा सकता है। उनके उत्पाद की मार्केटिंग, पैकेजिंग, उस पर हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। मार्केट लिंकेज, नॉलेज लिंकेज, बैंक लिंकेज, इनके माध्यम से उनको और सशक्त बनाने पर विचार करना चाहिए। आज जब आप विचार करेंगे तो इस पर भी ध्यान देंगे। एमएसएमई सेक्टर की बात मैंने अभी आपसे की है। एक बात मुझे और लगती है, आईटीआई के नाम पर स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है। बड़ी गंभीरता से देश में काम हो रहा है।
हम मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल का, किस कौशल की जरूरत है, आने वाले समय में कैसे स्किल्ड मैन पावर चाहिए, इसका आकलन करके हम अपने ITI को मध्य प्रदेश में तो हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं 600 करोड़ रुपए की लागत से, सिंगापुर के सहयोग से। लेकिन इन कौशल की पहचान जिनकी मांग देश, विदेश और प्रदेश के बाजारों और उद्योगों में सबसे ज्यादा है, हम गैप मैपिंग करके और उसकी पूर्ति करने की दिशा में काम करें। जब मध्य प्रदेश देखता हूं तो एक विचार मेरे मन में आता है, हर एक जिले की हमारी कुछ ना कुछ व्यवस्था है, विशेषता है। महेश्वर साड़ियां, चंदेरी साड़ियां, बाग प्रिंट, अभी हमारे मजदूर कर रहे हैं काम। निमाड़ की मिर्च, मूंगफली, कपास, मुरैना की सरसों, गजक, शाजापुर, आगर, मंदसौर, बैतूल छिंदवाड़ा के संतरे, बुरहानपुर का केला, मंदसौर नीमच का लहसुन, एक नहीं अनेक हर एक जिले में कुछ ना कुछ, तो उस पर आधारित उद्योग की स्थापना हम वहां कर सकते हैं। उसका एक विशेष ब्रांड बन सकता है क्या फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स बना के हम मालवा में हमने एक मालवा फ्रेश नाम का ब्रांड डेवलप किया, जिसमें संतरे उनकी ग्रेडिंग करके, पैकेजिंग करके और फिर आपने भेजा तो देश के बाजारों में किसानों को बहुत अच्छा दाम मिला। इंडिविजुअल किसान नहीं कर सकता। ये फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप अगर ढंग से काम करेंगे तो जो आदान की व्यवस्था उसमें भी मिलके करेंगे तो सस्ता मिलेगा। वो मिलके पैकेजिंग, ग्रेडिंग के सब काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का उत्पाद कर सकते हैं, उसको देश और दुनिया के बाजारों में भेज सकते हैं। इस दिशा में भी हमको विचार करना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे कारोबारी हैं, अब ग्रामीण पथ विक्रेता हमने मध्य प्रदेश में योजना बनाई, सब्जी, फल, चाय का ठेला, पान की गुमटी, हमारे मोची, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, बसोड़, बांस का काम करने वाले, इन सबको हमने तय किया कि 10,000 रुपए का लोन ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इनको 10,000 रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी और ब्याज सरकार भरेगी, बिना ब्याज के इनको ये पैसा मिलेगा। तो ये गांव में खड़े होंगे, गांव स्वावलंबी बने और गांव की जरूरत गांव में कहीं पूरी हो जाए। हर एक नहीं हो सकती, मैं जानता हूं, लेकिन कई चीजें पूरी हो सकती है। इसलिए उन कारीगरों को भी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, उनको लोन उपलब्ध करवा सकते हैं। कम से कम गांव में उनका सामान को वो आवश्यकता नहीं पूरी करो। और ऐसी और कई चीजें पहचानी जा सकती जिसका लोकल उत्पादन करके हम स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसको और कैसे बेहतर ढंग से हम करें, इस पर हम विचार कर सकते हैं। हमें मध्य प्रदेश में मुझे खुशी है कि मंडी कानून में हमने संशोधन किया, वन नेशन वन मार्केट की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। लेबर लॉज में हमने कई सुधार किए, श्रमिकों का हित सुरक्षित करते हुए उद्योग दिक्कत में ना रहे, इसकी व्यवस्था हमने की है। उद्योगों को संचालन में जो दिक्कतें आती थी, उन दिक्कतों का समाधान किया है। लगातार हमारे इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। CSR का जो मंत्र जयंत जी ने दिया है, उस पर भी हम ढंग से अमल करने का प्रयास करेंगे और नीति आयोग के साथ मिलकर आज दिन भर के विचार मंथन से मुझे पूरा विश्वास है कि शाम को अमृत ही निकलेगा। इसको जनता तक पहुंचाने की प्रभावी कार्य योजना बनाएंगे। मैं एक बार फिर इस वेबिनार में
कृपया करके जुड़े हुए सभी विषय विशेषज्ञों का स्वागत करता हूं और इस संकल्प के साथ कि आपका ये विमर्श व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको नीचे जमीन तक पहुंचा के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नीति आयोग के मेंबर आदरणीय रमेश चंद जी से अनुरोध है कि वह इस विषय पर, अर्थव्यवस्था रोजगार के विषय पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमें इसके अलग अलग डायमेंशंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करने में मदद मिलेगी। आदरणीय रमेश चंद जी। मध्य प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मेंबर पार्लियामेंट श्री जयंत सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी, वरिष्ठ अधिकारी, मेरे नीति आयोग के साथी और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी साथियों, मैं सबसे पहले आभारी हूं मध्य प्रदेश सरकार का कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, इसे हासिल करने में पहल की। मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट ने अभी तक इतना सीरियसली इस दिशा में कदम उठाए हो। मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश के अधिकारियों का दूसरी बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि नीति आयोग से हमने जो भी सुझाव दिए, आपने उनको गंभीरता से लिया और उनको क्रियान्वित भी किया, और उससे हमारी जिम्मेदारी और आपके प्रति हमारा जो काम करने की लगन है उसमें एक और वृद्धि हुई है। समय कम है तो मैं स्पेसिफिकली पॉइंट्स पे ही आऊंगा, एलैबोरेशन करने के लिए शायद कभी फिर समय मिलेगा, लेकिन एक मोटे मोटे कुछ हिंट्स जो मुझे आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने अपना कॉन्टेक्स्ट बताया उस पे केंद्रित करके कुछ कहूंगा। इस वेबिनार में हम जो है इन्वेस्टमेंट, गुड गवर्नेंस, एजुकेशन और इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आत्मनिर्भर के एरिया नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने के लिए सोर्सेज है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने। तो मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि पहले प्रदेश अपनी एक प्राथमिकता बना ले कि हम आत्मनिर्भरता कहां कहां किस किस क्षेत्र में लाना चाहेंगे। मेरे विचार में आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर रोजगार में कैसे हो इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके दो कारण हैं। इसका ये नहीं कि सभी जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको रोजगार मध्य प्रदेश में ही मिले। तो आपने भी बात किया कि जो लोग ऐसे पलायन करके आए अभी कोविड के समय में, तो दो तरह का पलायन है इसमें यदि हम एम्प्लॉयमेंट को देखें। एक है डिस्ट्रेस माइग्रेशन, दूसरा है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाते हुए आपको जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो लोगों का गुजारा नहीं चलता, मजबूरी में जो पलायन हो रहा है, उसके लिए आपको प्रदेश में रोजगार बनाने चाहिए। मैं उस पर आऊंगा कैसे। और दूसरा है डेवलपमेंटल माइग्रेशन कि कोई आदमी ऊंची जगह पहुंचने के लिए दूसरी जगह जाता है, दिल्ली जाता है, विदेश में जाता है, तो उसमें उन लोगों को उस एजुकेशन के लिए उस तरह का स्किल प्रदेश को देना चाहिए कि डेवलपमेंट माइग्रेशन को बढ़ावा मिले, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो है उसको डिस्करेज करें और अल्टीमेटली उस पर एक जो है चेक लगे। अब मैं इस पे आता हूं कि इस एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल हो सकता है और एग्रीकल्चर को अटेंशन पे करने की विशेष आवश्यकता क्यों है। हम में से बहुत से जानते होंगे कि डेवलपमेंट थ्योरी, आर्थर ल्यूस का मॉडल ये कहता है कि कोई भी देश जब प्रोग्रेस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तो लोग एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्री में जाते हैं। उसके विशेष कारण है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो आर्थर ल्यूस का ये थ्योरी है, इसको एक चुनौती मिल रही है। वो चुनौती ये है कि वो थ्योरी हिस्टोरिकली ठीक थी,
चाहे हम अमेरिका देखें, यूरोप देखें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन सब में यही हुआ है कि लोग बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर के निकल के इंडस्ट्री में गए, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब अवेलेबल थे। पिछले 15-20 साल में इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का जो एक इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें जिस हिसाब से हिस्टोरिकली जॉब क्रिएट हुए थे इंडस्ट्री में, उस हिसाब से अब इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट नहीं हो रहे। तो हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री की अप्रोच अब कैपिटल इंटेंसिव है, और कैपिटल के लिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, चाहे वो रोबोटिक हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह वगैरह, और इनमें से अधिकांश टेक्नोलॉजी जो है वो लेबर डिस्प्लेसिंग है, वो जॉब क्रिएटिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग की ओर नहीं ले जा रही। अभी भी इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट हो रहे हैं। यदि हम नेट देखें कि डिस्प्लेसमेंट और क्रिएशन, तो क्रिएशन जो है थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जो इंक्रीमेंट या जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं उसका वृद्धि दर इतना कम है कि वो एग्रीकल्चर से, जैसे मध्य प्रदेश में आप 60% से उसको 30% पर ले जाना चाहें अगले 20-30 साल में भी, उस रफ्तार से इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट नहीं है। तो दूसरी ओर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर को छोड़ के आना चाहते हैं दूसरे जॉब में। हम कितना ही विश करें हमें यूथ को एग्रीकल्चर में रखना है, करना कराना है, वो सब की कोशिश होगी कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, और उसके भी विशेष कारण है, आज समय नहीं है उसके बताने का। तो एक और लोग एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे जॉब ढूंढ रहे हैं, दूसरी ओर जहां दूसरे जॉब मिलने चाहिए वो जॉब क्रिएट नहीं हो रहे। तो हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए? हमारे पास ऐसे कौन से मॉडल है? एक हमारे पास चाइनीज मॉडल है, दूसरा हमारे पास जो 1970s और 80s का पंजाब था, एक वो उसका मॉडल है जो 90 के बाद फेल हुआ क्योंकि इंडस्ट्री वहां से पलायन करके ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये मॉडल इस तरह क्रिएट हुआ कि इन्होंने फार्म नॉन फार्म के बीच में एक लिंकेज एस्टेब्लिश किया। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक लिंकेज जो है एस्टेब्लिश इन्होंने उसको किया। तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अब हमें जो है जॉब इन एग्रीकल्चर की बजाय जॉब अराउंड एग्रीकल्चर कैसे क्रिएट हो सके, उसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा, स्पेशली सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे फोकस करके कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर के बाहर, क्योंकि यूथ आज का मैनुअल जॉब, मीनियल जॉब, ड्रेजरस जॉब, जॉब जिसमें रेगुलरिटी ना हो, जॉब जिसमें बेसिस कम हो, वो नहीं करना चाहता। तो हमें इस तरह के इसके जो है कि एग्रीकल्चर के अराउंड वो क्या क्या इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री और दूसरी तरह की इंडस्ट्री, उन सब को हम कैसे बढ़ावा दें। इसको बढ़ावा देने के पीछे ही जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी रिफॉर्म 3 आए हैं वो इसीलिए किए गए हैं, क्योंकि वो एक ग्राउंड ले करते हैं कि हम पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर में किस तरह से जो है जॉब क्रिएट करें और कारपोरेट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे लाएं इन एग्रीकल्चर, अराउंड एग्रीकल्चर एंड फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि अभी कारपोरेट सेक्टर केवल अपनी 0.47% इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करता है, बाकी 99.6% वो नॉन एग्रीकल्चर में करता है। तो ये उसको अट्रैक्ट करना नए एनवायरमेंट, नए रूल के हिसाब से कराने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं सिर्फ एक हिंट दे सकता हूँ, कभी इलेबोरेशन करने का समय मिला तो करूँगा। थोड़ी सी एक दो चीजें एमपी की एग्रीकल्चर के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ग्रोथ रेट हाईएस्ट रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों साथ साथ किसी समय चल रहे थे कि डबल डिजिट ग्रोथ में एग्रीकल्चर में। अभी भी टॉप 2 स्टेट में है मध्य प्रदेश ग्रोथ रेट में, 8% के लगभग ग्रोथ रेट है यदि हम 11-12 से 18-19 देखें। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ, ये मैटर ऑफ प्राइड भी है और मैटर ऑफ वरी भी है। ये मैटर ऑफ वरी इसलिए है कि यदि किसी स्टेट में एग्रीकल्चर का ग्रोथ नॉन एग्रीकल्चर से ज्यादा रहे, दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि जहां नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से ज्यादा
बढ़े, तो उसको ये मानते हैं हम कि वो स्टेट एक मॉडर्न स्टेट की ओर नहीं जा रहा, वहाँ की इकोनॉमी मॉडर्नाइज नहीं हो रही, वहाँ की इकोनॉमी थोड़ा पीछे कोई और जा रही है। चाहे जो एग्रीकल्चर में है वो मैटर का प्राइड है, वो सारा है, लेकिन इसको ब्रीफ में इसका सोल्यूशन ये है, ये नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर के ग्रोथ को कम करना है। हम जो आपका नॉन एग्रीकल्चर का ग्रोथ अभी 6% के लगभग है, हम उसको कम से कम 10% पे कैसे ले जाएं। आत्मनिर्भर होने के लिए, जॉब देने के लिए मेरे विचार में दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट आपका, मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने एग्रीकल्चर को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे नॉन एग्रीकल्चर को भी आप अपना प्यार और आशीर्वाद देकर उसमें भी आपकी स्टेट जो है, गुजरात मॉडल आपका आधा अडॉप्ट किया, लेकिन आधा गुजरात मॉडल जो इंडस्ट्री थी जिसमें, वो आपकी स्टेट में अभी मिसिंग है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए, इसीलिए ये वेबिनार हो रहा है। एग्रीकल्चर में दूसरा है कि यदि हम आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर को बनाना चाहते हैं तो हमारे जो प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी लेवल है उस पे जो आत्मनिर्भर होने के गोल है वो नहीं हासिल हो सकते। पिछले 40 वर्षों में सोयाबीन की यील्ड 1 टन प्रति हेक्टेयर पे टिकी हुई है, जो मुख्य देश है वहां पर वो 4 टन क्रॉस कर चुकी है। हम बहुत कोशिशों के बाद मेज की यील्ड केवल 3 टन पे पहुंचा पाए हैं, जो मुख्य प्रदेश है वहां 10 टन प्रति हेक्टेयर के लगभग जो पहुंच रही है। आफ्टरनून सेशन में मेरी कलीग आंकड़े शेयर करेंगी, सीनियर एडवाइजर एग्रीकल्चर, तो हमें उसको इंक्रीज करना है। एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ी चीज है, हम इसको फाइनेंस कमीशन में भी हमने बहुत इसका चर्चा किया। संजीव पुरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है और अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं ये संकेत दे सकता हूँ कि जो कदम मध्य प्रदेश उठा रहा है या जो उठाएगा, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव पैकेज फाइनेंस कमीशन विचार कर रहा है देने के लिए, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होगा। क्या हम मान सकते हैं कि खाद्य तेल और वुड एंड वुड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर हमारा देश 1,10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहा है, और इन दोनों में मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। यदि हम खाद्य तेल में अपनी निर्भरता इंपोर्ट पर 60% से 40% लाना चाहें, या हम 40% अपनी वुड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से बीट कर रहे हैं, और लाखों हेक्टेयर एरिया मध्य प्रदेश में खाली पड़ा हुआ है जहां वुड हो सकती है, जहां ट्रीज हो सकते हैं। और मैंने आंकड़े देखे, आपने भी आंकड़े भेजे जोरा साहब ने, और बहुत मुझे खुशी हुई है देख कर के जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं उसमें आपका प्रदेश सभी प्रदेशों से आगे है, और उससे आपको एक बल मिलना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल आपके यहाँ 14% पर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब किसान आपके यहाँ प्याज को 3 रुपए 2 रुपए किलो बेच रहे थे, उसी समय वही प्याज दिल्ली में 10 रुपए 12 रुपए किलो बेच रहा था। अब पॉलिसी चेंज हो गई है, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपकी मार्केट्स इंटेग्रेट हो जाएं, ताकि किसानों को प्रोटेस्ट ना करना पड़े, वो दिल्ली से इंटेग्रेट हो, मेट्रो से इंटेग्रेट हो। तो ये जब इंटेग्रेशन हो जाएगा तो आप ऑलरेडी उस पायदान पे खड़े हैं कि 14% फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो हो रहा है, उसको प्रोसेसिंग में कैसे ले जाएं, उसको कोल्ड स्टोरेज में कैसे ले जाएं, उसको एक्सपोर्ट में हम जो है कैसे ले जाएं। ब्रीफ 2 पॉइंट है, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ब्रीफ 2 पॉइंट है। मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब देखने में महाराष्ट्र की इनकम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, लेकिन विदर्भा की क्या हालत है हम सबको पता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी मालवा को आप बुंदेलखंड से कंपैरिजन करें तो आप देखोगे कि इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। तो ऐसा ना हो कि कुछ मध्य प्रदेश तो आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन कुछ जो है वो जो है बहुत पीछे रह जाए, उसको भी हमें देखना है। दूसरा, मध्य प्रदेश के केस में कि आपकी एवरेजेस कई मामले में नीचे की ओर रहती हैं, वो ट्राइबल डेवलपमेंट है, उसमें भी एक विशेष ध्यान देना चाहिए। और आजकल ट्राइबल प्रोडक्ट के लिए एक विशेष रुचि जो है पढ़े लिखे वर्ग में आ रही है।
मैं समझता हूं कि ये समय है कि हम ट्राइबल इकोनॉमी को एक नई लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड उस सेक्टर में उस डायरेक्शन में जा रहा है। दो ब्रीफ पॉइंट जो बच गए वो ये हैं, मुख्यमंत्री जी आपकी स्टेट फर्स्ट स्टेट थी जिसने मॉडल लैंड लीज लॉ पास किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस लॉ का विस्तार करने की जरूरत है। जो आपने बनाई है उसमें प्रोविजंस वो बहुत छोटी है, वो संकुचित है। मुझे क्षमा करना यदि मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश के मॉडल लैंड लीज लॉ को देखा, वो मुझे बहुत प्रोग्रेसिव लगता है। तो आप यदि उचित समझे तो उस पर भी जरा रीलुक करें कि आपका लैंड लीज एक्ट जो है क्या उसको हम कैसे एक विस्तार कर सकते हैं। और एक मुझे जिस मॉडल ने प्रभावित किया और जो आत्मनिर्भर के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो जो आपने नए नए इनोवेशन किए भावांतर वगैरह के, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि लैंड के जितने भी प्लॉट हैं उनको जियो टैगिंग करके रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ लिंक करना, जैसा कि कर्नाटक ने किया है। एक बार यदि ऐसा आप भी कर लेंगे तो मैं समझता हूँ जो भावांतर की हमारी कुछ कमियां रह गई थी हम उनको बहुत आसानी के साथ एड्रेस कर सकते हैं, और उस तरह की जो इनोवेटिव थिंकिंग है उसको जो है उसमें ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में आपकी टीम इतनी डेडिकेटेड है कि आप लोग पहले ही बीमारू से सुचारू में पहुंच चुके हैं, और अब आप सुचारू से अग्रणी प्रदेश जिनको मानते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और हरियाणा, कुछ ही वर्षों में उस श्रेणी में आ जाएंगे। ये मेरी इच्छा भी है और ये मेरी अपेक्षा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। सर, आदरणीय रमेश चंद जी के उद्बोधन के बाद अब हम कॉन्फ्रेंस को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और सब ग्रुप्स अपने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूम्स में जाकर के डेलिब्रेशंस करेंगे, और फिर शाम को 5 बजे आपके समक्ष उन सब का एक कलेक्टेड प्रेजेंटेशन ग्रुप लीडर के द्वारा किया जाएगा, जैसा पिछले 3 वेबिनार्स में हमने किया। उसको करने के लिए डॉक्टर राजेश राजौरा आप प्लीज ब्रीफ कर दीजिए। देश के दिशा में रोड मैप तैयार किया जाना है, उसके लिए प्लेनरी सेशन के बाद सर चार ब्रेकआउट सेशंस रखे गए हैं। पहला सेशन जो है कृषि और संबद्ध विषयों का है। इसमें कृषि विपणन, उद्यानिकी, पालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, रेशम पालन, ये सब चीजों से किस प्रकार हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकते हैं, इसके विषय में ये ब्रेकआउट सेशन होगा सर। दूसरा ब्रेकआउट सेशन जो है वो उद्योग और कौशल विकास का है। इसमें उद्योगों के साथ एमएसएमई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, रूरल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब विषय जो है इसमें समाहित होंगे। ये दूसरा ब्रेकआउट सेशन होगा सर। तीसरा ब्रेकआउट सेशन मध्य प्रदेश जिसमें बहुत रिच है, बहुत बहुल्यता में पाया जाता है, वो वन और खनिज संपदा कैसे किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है और रोजगार के नए अवसर सृजित किया जा सकते हैं, इसके लिए तीसरा ब्रेकआउट सेक्शन होगा सर। और चौथा ब्रेकआउट सेक्शन जो व्यापार और वाणिज्य, जो ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिकली सर्विस सेक्टर है, उसके विषय में होगा। इन सब में विशेषज्ञ जो है वो अपने अपने सुझाव देंगे और इसके आधार पर हम क्लोजिंग सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो है वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। सर, आपकी अनुमति से प्लीनरी सेशन को क्लोज करके सभी को निवेदन है कि वे अपने अपने सब ग्रुप्स में प्रस्थान करेंगे ताकि सब ग्रुप्स की कार्रवाई शुरू हो सके। धन्यवाद। रिलीज करें तो प्रमाण पत्र क्या लाइन का
11:56 हो गए, मैंने बंद कर दिए।